ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ी देर में पहली सुरक्षा मामलों की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ आतंकवाद, पाकिस्तान पर चर्चा हो सकती है। इस अहम बैठक के फौरन बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो सीजफायर के बाद मोदी कैबिनेट की ये पहली बैठक, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात पर चर्चा मुमकिन। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बैठक शुरू हो गई है। देखिए, अभी जो है सीसीएस की जो बैठक है वो शुरू हुई है और ये लगभग 15 मिनट जो है सीसीएस की बैठक चलेगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं इसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कैसी सिक्योरिटी जो है चाक चौबान जो है बॉर्डर एरिया जो राज्य हैं वहां पर रहेगी, चाहे गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। इन राज्यों के अंदर जो है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है यहाँ फोर्सेस को और डिप्लॉय किया जाए या जो फोर्सेस लगी हुई हैं उनसे काम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि पाकिस्तान समय समय पर सीज फायर वायोलेशन करता है और सीज फायर वायोलेशन के अंडर कवर जो है वो टेररिस्ट को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने का काम भी करता है। तो भारत इस पे भी नजर रखेगा और आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है वो और आगे कैसे रहे। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो ब्रीफ किया जाएगा कैबिनेट को, क्योंकि पिछले कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन तक सेना के शौर्य का अभियान छेड़ा है। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देखिए, लखनऊ, देहरादून, पंचकुला, दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ज्यादातर जगहों पर मुख्यमंत्रियों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। मोहन चरण मांझी को आप देख रहे हैं, उड़ीसा के सीएम है, वो भुवनेश्वर में इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते हुए। अहमदाबाद में भूपेंद्र पटेल वहां इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, वहीं पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुंकार भरी और दुश्मनों को सावधान किया। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। विपक्ष ने बीजेपी पर सेना पर सियासत का आरोप लगाया है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग। इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। ये मोदी का नया भारत है जो ना रुकता है, ना थमता है, ना झुकता है, ना माफ करता है। वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म बिल्कुल जारी है
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा। और उन लोगों ने जिन्होंने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उन आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए। गवाई ने 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवाई को सीजेआई पद की शपथ दिला चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही। सीजेआई गवाई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस गवाई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवाई का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। बड़ी खबर आपको दे दें, बीएसएफ जवान जो अटारी वाघा बॉर्डर में फिलहाल भारत वहां से लौट आया है, जो पहले कब्जे में था। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से अब भारत लौटा है। कांस्टेबल पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से लौट आए हैं। तो इससे पहले कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अभी तक उनको वापस लाया क्यों नहीं गया, क्यों अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, भारत अपना दबदबा क्यों नहीं दिखाया। लेकिन आपको बता दें, बीएसएफ जवान अब फिलहाल लौट आए हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी इस बीएसएफ जवान की। इनका नाम पूनम कुमार है। दरअसल ये कैप्चर कर लिए गए थे पाकिस्तानी सेना द्वारा और लगातार ये कहा जा रहा था कि कूटनीतिक प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं भारत द्वारा इन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन अब प्रयास सफल हुए हैं और अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर से इसे रिलीज कर दिया गया है। असीम बस्ती मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, क्यों इतनी देर लगी इस बीएसएफ जवान के वापस लौटने में, क्या वजह रही? क्या इस सीज फायर का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये इनएडवर्टेंटली हमारा बीएसएफ जवान पाकिस्तान टेरिटरी में गया और रेंजर्स ने इसको कैप्चर किया था, तो उसके बाद से मुझे लगता है क्योंकि लगातार टेंशन बहुत एस्केलेट कर गया था दोनों मुल्कों में। ऐसा भी कहा कि एस्केलेशन इतना बढ़ गया था कि ड्रोन अटैक्स तक पाकिस्तान ने किए, इंडिया ने भी बहुत ज्यादा जवाबी हमला किया, उनके कई बेसेस को भी नष्ट किया। सो एस्केलेशन बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता जब डीजीएमओ मीट्स वगैरह हुई और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ और सीज फायर हुआ, उसके बाद ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस बीएसएफ जवान की रिलीज के बारे में? क्या कूटनीतिक प्रयास की वजह से ये संभव हुआ है? जाहिर तौर पर आपको बता दूं कि 23 अप्रैल से लगातार ये जो बीएसएफ के जवान हैं पूनम कुमार शॉ, ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे। आमतौर पर अगर इनएडवर्टेंटली क्रॉस करके कोई जवान गलती से चला जाता है तो उसको 24 से 48 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार जिद पर अड़ा रहा, भारत के प्रयासों के बावजूद फ्लैग मीटिंग्स पर नहीं आता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर ये जाहिर हो गया है कि किस कदर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, जिसके बाद कूटनीतिक तौर पर और मिलिट्री ऑपरेशन के नज़रिए से भारत ने कड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद ये फैसला किया गया और अब पीके शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं, जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे, उनको अब भारत भेज दिया गया है। और लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हैंडिंग ओवर हुई है अटारी बॉर्डर पर, जहां पर अब पीके शाह को सकुशल भारत सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे कहा जाए कि एक अहम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हर कोई चिंतित था अपने जवान की घर वापसी के लिए। और अब 23 अप्रैल के बाद अब पीके शाह भारत लौट चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। कई तरीके के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए थे और ऐसे में थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन बातचीत लगातार चल रही थी। शिवानी, जिस तरह से भारत ने सीज फायर किया और जिस तरह से ये हालात बने हैं, पाकिस्तान क्या अब ये कोशिश कर रहा है कि वो ये दिखाए कि देखिए हम कहीं से ही नहीं चाहते कि चीजें बिगड़े? क्या इसी दिशा में उठाया गया ये भी कदम माने? बिल्कुल।
देखिए, पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद पाकिस्तान के दुस्साहस के बाद जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने उसको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर किया है, तो पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है ये दिखाने की वो कोई एस्केलेशन नहीं चाहता है, यानी कि उसको अपनी हद में रखना। भारत की जो सशक्त सेनाओं का ऑपरेशन था वो कामयाब रहा है और यही है कि अब वो किसी तरह की टेंशन फिलहाल नहीं चाह रहा है, क्योंकि नुकसान उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके एयर बेसेस तबाह हुए हैं, उसके मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। 40 से ज़्यादा पर्सनल उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके अलावा ऑपरेशनलाइज्ड एयर बेसिस पर बहुत। कौन बताया ये बात? ये हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा पता चल रहा है कि 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। तो मैम, मैं पहले बीएसएफ के डिपार्टमेंट से किसी सर से बात करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, ये बीएसएफ के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है कि वो वापस कर दिए गए हैं 10:30 बजे। जी जी ठीक है मैडम, मैं बात करती हूँ उन लोग से, फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। लेकिन अगर ये जो खबर जो ठीक है, शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, कोई भी कॉन्फर्मेशन करने को तैयार नहीं है, वजह क्या है इसकी? अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्या? देखिए, आधिकारिक कॉन्फर्मेशन आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम बातचीत कर रहे हैं और उसी वक्त बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हम अपने दर्शकों को आगे रखना चाहते हैं हर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ। तो ये आधिकारिक जो सूचना है ये जारी कर दी गई है बीएसएफ की तरफ से अब से कुछ मिनट पहले, कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनको भारत को हैंडओवर कर दिया गया है। 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पर ये हैंडिंग ओवर हुई है, डीब्रीफिंग जारी है और बहुत सारे ऑफिशियल प्रोसेसेस होते हैं जो वापसी के बाद किए जाने होते हैं, उसके बाद परिवार को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है कि पीके शॉ जो 23 अप्रैल से पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे उनके कस्टडी में थे, वो भारत लौट आए हैं, सकुशल लौट आए हैं। डीब्रीफिंग के प्रोसेसेस अभी जारी हैं। तो ये आधिकारिक पुष्टि है जो बीएसएफ की तरफ से आई है कि 10:30 बजे पीके शॉ भारत आ चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। कांस्टेबल पीके साहू अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। अब ये तस्वीरें भी आने लग गई हैं सामने। करीब 20 दिन बाद भारत लौटे हैं जवान। जिस तरह से लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, क्योंकि ये कोशिशें तो बहुत लंबे समय से ही चल रही थी कि किस तरह से भारत में वापस लाया जाए। विपक्ष भी हालांकि इसको लेकर सरकार से सवाल उठा रहा था कि आखिरकार बीएसएफ जवान अभी तक वापस क्यों नहीं भारत पहुंचा। और ऐसे में अब एक खुशी की लहर जरूर होगी उनके न सिर्फ परिवार में, इस वक्त देश में भी। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। शिवानी, एक प्रोसेस के तहत दरअसल इस तरह की वापसी होती है। जब भी किसी भी जवान को कैप्चर किया जाता है, चाहे वो सीमा लांघ गया हो, तब आप एक प्रोटोकॉल के तहत उसको वापस भेजते हैं या फिर उसे लाने की कोशिश करते हैं। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया पाकिस्तान द्वारा क्या? देखिए, इस बात की पुष्टि की जाना बाकी है कि पाकिस्तान का व्यवहार इस जवान के साथ कैसा रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो एक पैटर्न है ये होता है कि अगर कोई जवान इनएडवर्टेंटली यानी कि बिना मकसद के क्रॉस करता है गलती से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम सटी हुई हैं, तो अगर वो कभी कभी पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो भारत आ जाते हैं, कभी भारत के रेंजर्स गलती से उधर क्रॉस कर जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि एक फ्लैग मीटिंग होती है दोनों ही देशों के बीएसएफ के ऑफिशियल्स के बीच में, और उस फ्लैग मीटिंग के बाद रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको बताऊं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत का रवैया था पाकिस्तान की तरफ, बहुत आक्रामक रवैया रहा पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के खिलाफ, तो पाकिस्तान इस जवान को देने में देर लगा रहा था। लगातार वो फ्लैग मीटिंग्स को टाल रहा था। बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे थे भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और बीएसएफ के अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी, लेकिन पाकिस्तान इसमें लगातार देरी कर रहा था। परिवार चिंतित था, भारत के प्रयास जारी थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस हो चुकी है और सीज फायर पर अंडरस्टैंडिंग एक बनी है। पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा है, उसको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है भारत की आक्रामक ऑपरेशनल ड्रिल्स और ऑपरेशनल सक्सेस के बाद। तो लिहाजा अब पाकिस्तान ने इस जवान को सौंपा है, भारत को दे दिया है।
अभी 10:30 बजे ये हैंडिंग ओवर हुआ है, प्रोसेस जारी है, मेडिकल कराया जाएगा और जवान से बातचीत की जाएगी, पूछा जाएगा कि इतने दिनों में क्या कुछ हुआ। तो ये पूरा एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा एज पर प्रोटोकॉल, और उसके बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे बीएसएफ की तरफ से। फिलहाल जो बड़ी राहत है वो ये कि पीके शॉ जो बीएसएफ के जवान हैं जो कांस्टेबल पार कर गए थे इनएडवर्टेंटली, उनको पकड़ लिया था पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उन्होंने, उनको अब भारत लौटा दिया गया है, भारत को लौटा दिया गया है। उनके मेडिकल के साथ साथ तमाम दूसरे प्रोसीजर्स जारी हैं। शिवानी, ये जो प्रक्रिया होती है जो आप कह रही हैं कि अगर कोई ऐसे चला जाए तो दोनों ही तरफ से ऐसा हो जाता है कई बार, तो कितना समय अमूमन लगता है? क्या 20 दिन का वक्त लगता है, कम समय लगता है? ये इतना लंबा वक्त इस टेंशन की वजह से ही हम बता रहे हैं कि लगा, लेकिन अमूमन कितना वक्त लगता है? देखिए, अमूमन 24 से 48 घंटे के बीच ये रिटर्न्स हो जाते हैं, और अगर हालात सामान्य होते हैं तो इतना ही वक्त लगता है। 24 घंटे के अंदर जब बातचीत होती है आपस में, लोकल लेवल पर जो रेंजर्स और बीएसएफ ऑफिशियल्स हैं वो फ्लैग मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि किन कंडीशंस में ये जवान क्रॉस किया और कोई दूसरा उद्देश्य इसका नहीं था। ऐसे में आमतौर पर 24 घंटे के अंदर ये रिटर्न्स होते हैं, 48 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, लेकिन इतना लंबा वक्त कभी नहीं लगता है। 20 दिन से ज़्यादा का वक्त ये जो यहाँ पर लगा है इस रिटर्न के लिए, ये वक्त आमतौर पर नहीं लगता है। ये दिखाता है पाकिस्तान का अनप्रोफेशनल रुख, और जिस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया हुआ था, घबराया हुआ था, और पाकिस्तान अपनी खींच भारत की फोर्सेस पर ख़ास तौर पर निकाल रहा था, एलओसी पर बार बार सीज़ फायर वायलेट कर रहा था। तो पाकिस्तान ने इस बीएसएफ रेंजर को भी इतने लंबे वक्त के लिए रखा हुआ था, जिसे बहुत ही जल्दी यानी 1 या 2 दिन के भीतर भारत को सौंप देना चाहिए। ठीक है, असीम बस्सी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन शिवानी, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल, पश्चिम बंगाल का भी एक जवान है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी पत्नी ने भी चिंता जाहिर की है। क्या आप यही माने कि उसकी वापसी के रास्ते भी खुल गए हैं? बिल्कुल, देखिए नेहा, जब ये रिटर्न हुआ है तो जाहिर तौर पर एबीए की तरफ से और हमारे जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये सारी कोशिश की जा रही है कि अगर हमारा कोई जवान दूसरे देश की कस्टडी में है, अगर पाकिस्तान की कस्टडी में है या फिर किसी दूसरे देश की कस्टडी में है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक कुशल व्यवस्था में भारत लाया जाए, कि ये भारत की प्राथमिकता रही है। और अगर हम किसी देश के साथ किसी युद्ध में नहीं है तो फिर ये नियम कहता है कि हमारा जो जवान इनएडवर्टेंटली यानी कि बिना किसी मकसद से गलती से अगर क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा में चला गया है तो उसको जल्द से जल्द वापस भेज देना चाहिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि हमारे जो जवान हैं उनको सकुशल भारत में रिटर्न किया जाए, और उसके लिए कूटनीतिक पहल जारी है। असीम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? मैं आपको बता दूं, क्योंकि अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट है और 23 अप्रैल को फिरोजपुर एरिया से इनएडवर्टेंटली पीके शॉ जो क्रॉस कर गए थे, और लेकिन आज हैंडओवर हुआ है अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट से। तो उस तरफ पाकिस्तान रेंजर्स थे, इस तरफ बीएसएफ था, उन्होंने हैंडओवर किया फॉलोइंग थॉरो प्रोटोकॉल्स। मैं आपको प्रतिक्रिया बताता हूं, जब भी कोई जवान ऐसे इनएडवर्टेंटली चला जाता है और वापस रिटर्न किया जाता है तो उसकी डीब्रीफिंग होती है। वो सारा बीएस हो गए, इंटेलिजेंसीज होगी, सब उनसे पूछेंगे भी वहां क्या क्या हुआ, उनसे क्या सवाल पूछे गए, पूरा एक लंबा चौड़ा एक उसका प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोसीजर जब कंप्लीट होंगे उसके बाद पीके शॉ जो है अपनी फैमिली से मिल पाएंगे, और दोबारा जो उनकी ड्यूटी रिज्यूम होगी, उनकी लास्ट पोस्टिंग तो वहां फिरोजपुर एरिया में थे, अब दोबारा उनको कहां भेजा जाता है वो बीएसएफ हेडक्वार्टर देखेगा। लेकिन ये जो इंडिया ने प्रेशर माउंट किया डीजीएमओ मीट में, उसके बाद जो एस्केलेशन के बाद सीज फायर हुआ, और लगातार हर मीटिंग में ये बीएसएफ का जवान जो हमारा इनएडवर्टेंटली चला गया था उसकी रिलीज की जो बात हुई, उससे आई थिंक पाकिस्तान अंडर प्रेशर हुआ। हालांकि पाकिस्तान की जो थॉट प्रोसेस था बड़ी हाईली अनप्रोफेशनल था, क्योंकि इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग थी, वॉर सिचुएशन नहीं थी, मतलब वॉर में नहीं थे हम लोग। इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग में ये 24 से 48 घंटे में वापसी होनी चाहिए। 553 किलोमीटर का बॉर्डर है, और मैं लगातार हम इस बॉर्डर को कवर करते हैं, हमने देखा है क्रॉसिंग्स हो जाती हैं गलती से, क्योंकि फेंस के आगे थोड़ा सा इंडियन टेरिटरी है, वहां छोटी छोटी बुर्जियां लगी हैं, कई बार नहीं पता लगता, बंदा क्रॉस कर जाता है। सो पाकिस्तान का अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था, लेकिन इंडिया का प्रेशर वर्क किया है डीजीएमओ मीट्स में, और जो है बीएसएफ जवान जो है घर अपने आए हैं। जी हाँ, शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। शिवानी, 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे। कई वीडियोस, कई पिक्चर्स इनके सोशल मीडिया पर भी आए। लगातार दबाव के बावजूद, और जैसा कि असीम भी कह रहे हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड तो आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि सीज फायर के भी लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, पाकिस्तान ने रिलीज किया है,
कई और भी ऐसे सोल्जर्स हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान ने एडमिट ही नहीं किया है कि वो उनके कब्जे में है। देखिए, फिलहाल यहाँ ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर भारत का कोई भी सोल्जर इनएडवर्टेंटली क्रॉस करता है तो पाकिस्तान भले इस बात को छुपाए, लेकिन भारत कभी भी अपने सोल्जर्स को के मिसिंग होने को छुपाता नहीं है। वो ओन करता है एक एक सोल्जर्स को, पूरे मुस्तैदी से अपने सोल्जर्स के साथ, जवानों के साथ खड़ा रहता है। तो फिलहाल ये खबर जो पीके शॉ के बारे में आ रही थी और जिसके लिए लोग कोशिश में थे, न सिर्फ विदेश मंत्रालय के अधिकारी बल्कि जो बीएसएफ के अधिकारी थे, वो सब प्रेशर माउंट कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। बहुत सारी फ्लैग मीटिंग्स हुई क्योंकि तनाव बढ़ा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान जाहिर तौर पर अनप्रोफेशनल रवैया अपना रहा था, जैसा कि उसने सीज़ फायर को वायलेट करके भी किया। कई दिन लगातार सीज़ फायर वायलेट होता रहा, न सिर्फ स्मॉल आर्म्स के ज़रिए बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से हैवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी, लोगों को नुकसान पहुंच रहा था, सिविलियंस की जानें जा रही थी। ऐसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर का वो इलाका, देखिए आपको बताऊं कि इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वहाँ पर, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू का भी एक क्षेत्र है, यहाँ पर बीएसएफ डिप्लॉयड होती है। तो जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना थी, मुस्तैदी से डटी हुई थी, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान लगातार न सिर्फ सीज फायर वायलेशंस को रोक रहे थे, इस तनाव के दौरान ऑपरेसिव एक्शन कर रहे थे पाकिस्तान की रेंजर्स के ऊपर। वहीं जहां पर हमारे पीके शॉ, जो हमारे बीएसएफ के जवान थे जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, उनको छुड़ाने की कोशिश भी लगातार जारी थी। लेकिन वाकई में अनप्रोफेशनल रहा और जितना वक्त लगना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन राहत की बात यही है कि अब हमारे बीएसएफ कांस्टेबल भारत में हैं। 10:30 बजे जो बीएसएफ के ऑफिशियल्स हमको बता रहे हैं, ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं कि 10:30 बजे उनको वाघा अटारी बॉर्डर से भारत में ले लिया गया है। और अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑफिशियल डीब्रीफिंग्स होंगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि इतने दिनों में किस तरह का आपके साथ व्यवहार किया गया, कोई किसी तरह का टॉर्चर तो नहीं हुआ आपके साथ, या क्या कुछ बातचीत हुई। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पूरा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मेडिकल कराया जाएगा ज़ाहिर तौर पर अपने बीएसएफ के जवान का, अगर उनको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी तो उनको एडमिट कराया जा सकता है अगर उनकी कंडीशन में कोई कुछ भी इस तरह का दिखाई दिया। तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सकुशल हमारे बीएसएफ के जो जवान इनएडवर्टेंटली क्रॉस किया था जिन्होंने, पीके शॉ, अब वो भारत लौट चुके हैं और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत भी है, क्योंकि जिस तरह का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया है, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो बहुत समय लगा देता है, फिर भी 20 दिन के अंदर इस तनाव के बावजूद अगर भारत ने इतना प्रेशर बिल्डअप किया पाकिस्तान के ऊपर और अनप्रोफेशनल पाकिस्तान अप्रोच के बावजूद अब भारत में अगर हमारे बीएसएफ जवान लौट चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है भारत के लिए, बीएसएफ के लिए और उनके परिवार के लिए। असीम, भारत का क्या क्या रुख रहा? मतलब कि 20 दिन लगे जरूर, लेकिन भारत ने किस तरह से दबाव बनाया? जी हाँ, लगातार जब से 23 अप्रैल को पीके शॉ उधर इनएडवर्टेंटली चले गए और पाकिस्तान रेंजर्स ने कैप्चर किया, तो भारत ने स्टूड बाय इट्स कांस्टेबल। ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया। हर मीटिंग में, हर फ्लैग मीटिंग्स, जो शुरू में फ्लैग मीटिंग्स भी हुई पाकिस्तान रेंजर्स के साथ, तो उसमें भी बड़ा स्ट्रांगली कहा कि एक जो हमारा कांस्टेबल है इनएडवर्टेंटली गया है। लेकिन उसके बाद रेंजर्स नहीं माने, लेकिन उसके बाद सडनली जो है क्रॉस बॉर्डर के हालात जो थे वो खराब हुए, फायरिंग्स भी हुई दोनों तरफ से। उसके बाद कोई भी किसी तरह की डेडलॉक हो गया और किसी तरह की टॉक्स नहीं हुई। लेकिन जब सीज फायर हुआ, डीजीएमओज मीट हुई, उसमें भी रेगुलरली टेकअप किया गया, एमओडी की तरफ से भी टेक ऑफ किया गया कि नाउ वो सिचुएशन जो है वो ठीक है। और इतना लंबा एक इनएडवर्टेंट है, ऐसा नहीं था कि वो बीएसएफ को कांस्टेबल को अटैक करने के लिए उधर चला गया था। वहां वो किसान गार्ड था। मैं आपको बता दूं, फेंस के उस तरफ भी किसानों की लैंड है और जब किसान फार्मिंग करने के लिए जाते हैं तो किसान ये बीएसएफ कांस्टेबल साथ चले जाते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। तो वहां से वो इनएडवर्टेंटली क्रॉस कर गया था। सो कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। सो इंडिया ने हर मीटिंग में, हर फ्लैग मीटिंग में, हर जगह पे बैक किया अपने कांस्टेबल को। यही इंडिया का रुख था कि वो अपने एक बीएसएफ के जवान के साथ खड़े हैं और हर हालत में उसको अपने देश वापस लेकर आएंगे। जो प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर माउंट किया पहले जो पाकिस्तान जो नखरा दिखा रहा था उसको डाउन किया और अब बीएसएफ जो कांस्टेबल है उसको वापस अपने देश भारत लाया गया। जी हाँ शिवानी, आप लगातार इस तरह के मामले कवर करती रही हैं। पुराने कई केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें पाकिस्तान ने नानुकुर करी है, आनाकानी करी है, जैसा कि हमने पीके शॉ के केस में भी देखा। इस बार भी पाकिस्तान ने इस बात की आड़ ली कि वॉर चल रही है, वॉर जैसी सिचुएशन है, सीज फायर तक का इंतजार करना जरूरी था। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका अटारी वाघा बॉर्डर टेम्परेरी बंद भी था, और भी तरीके हो सकते थे वापसी के।
नेहा, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से। जो भी कुछ पहलगाम में हुआ ख़ासतौर पर, उसके बाद तो और भी ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह से वो भारत में आतंकवादियों को भेजता आया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भारत बार बार इस बात को उठाता आया है, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सीधे घेरा भारत की सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर किया। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपको याद होगा, जैसे ही भारत ने डिप्लोमेटिक एनसर्कलमेंट शुरू किया, पाकिस्तान का बहुत सारे सख्त फैसले लिए। हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा, वीज़ास कैंसिल कर दिए, लगातार प्रेशर बिल्डिंग चल रही थी पाकिस्तान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उसका असर इस हैंडिंग ओवर की देरी में भी दिखाई दिया। पाकिस्तान शुरुआत के कुछ दिनों में, जैसी रिपोर्ट्स हमको मिल रही थी नेहा, फ्लैग मीटिंग्स भारत कॉल कर रहा था। हमारे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो रेंजर्स के साथ मिलकर बातचीत करना चाहते थे सेफ रिटर्न के लिए, लेकिन कई मरतबा ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं वो टाइम देकर मीटिंग करने ही नहीं आए। तो आप देखिए कितना अनप्रोफेशनल रवैया रहा, और यही वजह रही तेज़ी की। उसके बाद जब देरी की, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया 7 तारीख को, उसके बाद से तो पाकिस्तान का रवैया और ज़्यादा बदल गया। उसने भारत के सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि जो रेंजर इनएडवर्टेंटली क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँच गए हैं उनको वो भारत को सौंपेगा। तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था दिन ब दिन। और उसके बाद जब भारत ने हमला किया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह किया, पाकिस्तान के 40 पर्सनल्स को LOC पर वहाँ पर नुकसान हुआ, और पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सख्त नुकसान हुआ, तो बैकफुट पर आया पाकिस्तान और DGMO से बातचीत करने की दरकार करने लगा। 10 मई को हमें जैसे कि जानकारी मिली कि 12 बजे एक बार उन्होंने कॉल किया और वो बातचीत करना चाहते थे DGMO से, लेकिन हमारे DGMO व्यस्त थे। दोपहर को 3:30 बजे दोबारा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सीज़ फायर करवाना चाहिए। उसके बाद भारत ने विचार किया। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स थी पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से, ना सिर्फ हमारे अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए, बल्कि जो विदेश मंत्रालय लगातार एक प्रेशर माउंट कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, बहुत सारे सख्त फैसले लेकर, उसका भी असर पाकिस्तान के ऊपर हुआ। लेकिन जाहिर तौर पर 20 दिन पाकिस्तान ने लगाए, और पाकिस्तान से शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है भारत की तरफ से। ये जो भी कुछ हुआ है, ये रिटर्न हुआ है, ये भारत की राजनयिक जीत और भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस की जीत का ही असर है। क्योंकि शिवानी, हम लगातार देख रहे थे DGMO स्तर की भी लगातार बात चल रही थी। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान पर जिस तरह से दबाव बनाया गया, और BSF जवान जो हैं फिलहाल उन्हें लौटाना पड़ा है पाकिस्तान को। गलती से वो सीमा के पार चले गए थे और पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस समय हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान और अड़ियल रवैया अपनाने लग गया था। अब सीजफायर हुआ है, उसके बाद लगातार मीटिंग्स और बैठक जिस तरह चली, फोन पे बातचीत DGMO लेवल की रही थी शिवानी, उसका भी एक असर है। क्योंकि हमने देखा 2 बार DGMO की बैठक हुई और बातचीत हुई फोन पर, तो उससे ये साफ दिखता है कि उसी समय दबाव बार बार ये रखा जा रहा था पाकिस्तान के सामने कि आपको ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा पहले, अगर आप सीज फायर की बात करते हैं तो। 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान के ऊपर जो सख्त डिप्लोमेटिक कंडीशंस लगाई भारत ने, उससे ही बनना शुरू हो गया था। वो जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हम कहते हैं, काइनेटिक जो सीधा प्रहार होता है हमारे ऑपरेशंस के ज़रिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए वो, और नॉन काइनेटिक जो हम डिप्लोमेटिक फैसले लेते हैं, जो दिखता नहीं है लड़ाई जैसा लेकिन बहुत ज़्यादा मारक होता है, वो प्रेशर बनने लगा था पाकिस्तान के ऊपर सीधा 23 अप्रैल के बाद से। और आप देखिए कि जितनी बार भारत ये प्रेशर बिल्डअप करता था, पाकिस्तान हुंकार ज़रूर भरता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसकी कितनी ज़्यादा मजबूती है या उसकी कितनी ज़्यादा तैयारी है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाने की कोशिश ज़रूर की, कुछ प्रहार किए भारत के ऊपर, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस ने जिस तरह से, वो भी बहुत ही मेजर्ड ढंग से, हम पूरी तरह से नहीं लड़ाई में उतरे, हमने जितना ज़रूरी था, जो अचीव करना था वो किया। उसके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे और वो एयर बेसिस जिनको वो इस्तेमाल कर रहा था भारत के सिविलियंस के खिलाफ, उनको तबाह किया, उनके उन हिस्सों को तबाह किया जिससे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को खत्म किया जा सके। और तीनों सेना प्रमुख जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच तस्वीरें आने लग गई हैं, और जाहिर तौर पर इसमें हो सकता है कि नेहा जानकारी ही दी जा रही हो कि कैसे इस ऑपरेशन को चलाया गया, इस समय के हालात क्या हैं, और एक औपचारिकता जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए तीनों सेना प्रमुख इस वक्त पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं।
तो अब सीजफायर हो चुका है, लेकिन जो हालात बने थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसके बारे में अब लगातार जो है ब्रीफिंग भी हुई, मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए तीनों सेना प्रमुखों ने वहां पर हाजिर। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये प्रोटोकॉल के तहत है या फिर कुछ इसमें हम और मायने निकालें? देखिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सक्सेस मिली भारत को, उसको लेकर सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के चीफ ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की जो है वो चीफ होती हैं और सर्वोच्च पैरामिलिट्री उस पर रहती हैं, तो इसीलिए तीनों ही सेनाओं के चीफ के साथ सीडीएस ने मुलाकात करके ऑपरेशन सिंदूर पर जो कामयाबी मिली और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर जो है गोलाबारी करी और उनको नेस्तनाबूद नाबूद किया, उसके बाद जो है पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय सेनाओं ने किया है और इसीलिए ये मुलाकात हुई है। और वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होती है और इसीलिए तीनों ही सेना के जो चीफ हैं और सीडीएस उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और उनको ब्रीफ किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कामयाबी है। तो फिलहाल राष्ट्रपति से तीनों सेना प्रमुखों ने मुलाकात की है एक औपचारिकता के तौर पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से हालात उस वक्त थे उन सब की यहाँ पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो तीनों सेना प्रमुखों ने फिलहाल मुलाकात की, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।